हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल साइंस जिन बच्चों ने लिया है बीए सेकेंड सेमेस्टर में, चाहे वो किसी भी रूप में एमजीसी, एमआईसी, एमडीसी कोई भी रूप में लिए हैं, तो आपको पढ़ना है इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ना है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना था। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले भी हमने कराए हैं, ऑब्जेक्टिव उसको देख लीजिएगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आज के वीडियो में भी हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेके आ रहे हैं, कुछ नहीं बल्कि 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, यहाँ से सवाल जरूर रहेगा, नहीं भी रहेगा तो आप इतना जरूर अस्वस्थ रहिए कि यहाँ से क्वेश्चन इसी से रिलेटेड भी रहेगा। दूसरी बात ये होगी कि आप अगर इतने को करके जाते हैं ना, तो आप में एक तरह से बोलिए तो आप अच्छे से तैयार रहिएगा कि आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन देगा तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन कैसा है, नहीं है, आपने किया होगा, ठीक है। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का सेशन। तो आप अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए पहले प्रश्न से इस चीज़ को शुरू करते हैं। तो देखिए, संविधान सभा का गठन हुआ किसके, इसमें डायरेक्ट ये पूछ रहा है ना कि संविधान सभा का गठन क्यों किया गया और किसके अनुशंसा पे किया गया। तो आपको ये याद रखना है कि कैबिनेट मिशन योजना एक आया था 1946 में, जो कि हम पहले भी बताए थे आपको। कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही संविधान सभा के गठन की बात कही गई। कैबिनेट मिशन योजना में 3 व्यक्ति थे, एबी अलेक्जेंडर, सर पैट्रिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये तीनों व्यक्ति आए, भारत में आए। उसके बाद इन्होंने भारत के जितने भी लोग थे ना, नेता वगैरह को, उस समय था इंडियन नेशनल कांग्रेस था, उसी समय था मुस्लिम लीग था, और भी हिंदू महासभा, बाकी जितनी भी जो यहाँ की रीजनल पार्टियां थी, उनसे उन्होंने बात किया और कहा कि आप अपने लिए एक संविधान का निर्माण कीजिए। और उन्हीं के कहने पे भारत में संविधान का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। और फिर आप देखिएगा बाद में हमारा संविधान बन के तैयार हुआ और भारत की आज़ादी के बाद वही लागू हो जाता है, ठीक है। तो इतना चीज इसके इतिहास से रिलेटेड था जिसको हम बताते हुए चल रहे हैं। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था। पहला क्वेश्चन का सही उत्तर हो गया। दूसरा है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा जुलाई 1946 को। देखिए, कुछ प्रश्न ऑब्जेक्टिव मतलब कि आपके ऑप्शन वाले होंगे, कुछ डायरेक्ट आंसर आपका बता देंगे, उसमें आपको उलझाएंगे नहीं कि ये होगा कि वो होगा, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उसमें डायरेक्ट आंसर आपको देते जाएंगे। चूंकि 50 क्वेश्चन कराने में अगर देखिएगा तो एक एक घंटा लग जाएगा, और उतना हमको आपका समय नहीं व्यर्थ करना है। आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ डिलीवर करके देंगे, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि कम समय में आपको सारी चीज़ें दे दें, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक। अगले प्रश्न को देखते हुए चलिए। देखिए, आपने पहले भी किया होगा ये, नो डाउट, लेकिन ये एकदम फाइनल टच है आपके लिए, ठीक है। इसके बाद हो सकता है ऑब्जेक्टिव हम नहीं बनाए पॉलिटिकल साइंस पे, इसमें आपका जो भी मेन मैराथन होगा उसको करा दें। ये ऑब्जेक्टिव का मैराथन है, इसीलिए ये अंतिम फाइनल टच है, इसको याद करते हुए चलिएगा। भारतीय संविधान किस तिथि से लागू हुई, यानी भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। भारत को आज़ादी कब मिली थी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो 15 अगस्त 1900 कब बताइएगा, 1947 को, ठीक है। और 1950 में ये लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को ये भारत का संविधान लागू हुआ। कब बन के तैयार हुआ था? अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो उसका उत्तर आप बताइएगा खुद कमेंट करके कि भारत के संविधान बनकर कब तैयार हुए थे, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो इसको आप जानते होंगे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर बी आर अम्बेडकर साहब है, तो इसको याद रखिएगा। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, ठीक। पांचवा है, भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है, यानी कि भारतीय संविधान का उद्देश्य जो है वो किस में निहित है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है। तो प्रस्तावना के बारे में हम आपको बताए थे कि प्रस्तावना में अभी तक, यानी भारत का संविधान जब से बन के तैयार हुआ उसमें मात्र एक ही बार संशोधन किया गया है। कब? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में भी संशोधन हुआ था। उसमें 3 शब्द को जोड़ा गया, अखंडता, उसके बाद संप्रभुता, नहीं रुकिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द था, ठीक है। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, उसी के तहत इसको जोड़ा गया था। और अभी तक प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ, इसको भी याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, यानी इसका उल्लेख भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका सही होगा संघीय का, ठीक है। यानी संघीय शब्द का यूज हमारे प्रस्तावना में नहीं मिलता है देखने को, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हुए चलिएगा, एकदम स्पीड है अभी, ठीक है, इसको एकदम देखते चलिए। भारत का संविधान अंगीकृत किया गया, यानी उसको एडॉप्ट किया गया, कब किया गया था?
तो इसका सही उत्तर होगा 26 नवंबर 1949 को। ये एकदम याद करिएगा, एडॉप्ट कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, यानी अंगीकृत किया गया था, ठीक है। और वो पूर्ण रूपेण लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। ये दोनों ही चीजें याद रखिएगा। भारतीय संघात्मक प्रणाली किस संविधान से प्रभावित है, यानी किस देश के संविधान से भारत के संविधान में संघात्मक प्रणाली को लिया गया है, यानी भारतीय संविधान में, ठीक है। तो ये इसका आपको सही उत्तर चुनना है, ठीक। संघात्मक प्रणाली, ये आपको सही बताना है कि कहाँ से लिया गया है। इसको हम छोड़ देते हैं आपके ऊपर, चूंकि इसको हम बताए थे संघात्मक प्रणाली, संसदीय प्रणाली कहाँ से लिए, तो चलिए बताते चले। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया, आयरलैंड से हमारे नीति निर्देशक तत्व लिए गए, और अमेरिका से संघात्मक प्रणाली लिया गया था। इसको याद रखते हुए चलिएगा। अगले प्रश्न को देखते हुए चलिए। निम्न में से, माफ कीजिएगा, राज्य के अधीन नौकरियां में समानता के अवसर प्रदान किए जाते हैं, यानी कौन से आर्टिकल में समानता का अवसर के बारे में चर्चा है, यानी कि सबों को ये रोजगार में समानता की बात की गई है सबों के लिए। तो ये किस आर्टिकल में की गई है? तो आर्टिकल होगा 16 में, ठीक है। इसको याद रखिएगा। 17 में क्या बोला गया? अस्पृश्यता का अंत 17 में बोला गया है, ठीक है। उसको भी याद रखिएगा, ठीक। भारतीय संविधान में निम्न में से कौन से अनुच्छेद के द्वारा मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है, यानी कि मौलिक अधिकार को हटाया भी जा सकता है। कभी कभी हम आपको बताए थे, जब भारत में आपातकाल की स्थिति होती है तो उसको खत्म किया जा सकता है, लेकिन उसमें से कुछ अधिकार आपके लिए रहते हैं, बट उसको उस समय बहुत से अधिकारों को रोक दिया जाता है या खत्म कर दिया जा सकता है। तो अनुच्छेद 19 ये 356 के तहत, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखने हैं। अगले प्रश्न को देखते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न आपके लिए है, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। प्रारंभ में संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7। तो 7वां अधिकार जो था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया है, अभी 6 ही है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। संविधान के किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, उसी के तहत मूल कर्तव्य यानी हम और आप, हम सब का कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज है, उसको जोड़ा गया है, ठीक है। आपको बोलेगा कहाँ जोड़ा गया है? तो 51 का अ यानी आर्टिकल 51 का ए में इसको जोड़ा गया मूल कर्तव्य को। और भाग कितना? तो भाग होगा 4 का ए, यानी भाग 4 का ए में जोड़ा गया, और आर्टिकल 51 का ए में इसको जोड़ा गया। किसको? मौलिक कर्तव्य को। इसको हम पढ़ाए हुए हैं, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। रिवीजन कर लीजिएगा पूरा अच्छे तरह से। बाकी हम जो है क्वेश्चन आपका कराते हुए चल रहे हैं स्पीड से। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य संविधान का मतलब किस में जोड़ा गया, कौन से भाग में जोड़ा गया मूल कर्तव्य को, वही आपको बताना है। तो देखिए सही उत्तर इसका चुनना था आपको, ठीक है। तो ये देखिए 4 का ए है, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, मिस प्रिंट है। 4 का ए आर्टिकल मतलब भाग 4 का ए में इसको जोड़ा गया है, ठीक है। और आपसे बोलेगा आर्टिकल, तो 51 का ए में, इसको याद रखिएगा। मूल कर्तव्य को, इसको जो है मूल कर्तव्य को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है, न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं है, या कुछ प्राप्त नहीं है, कोई नहीं है। तो इसमें से सही उत्तर मतलब कि देखिए मूल जो कर्तव्य है उसको न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है या नहीं है, यही आपसे पूछ रहा है। तो मूल कर्तव्य का को जो है ना न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखते हुए चलेंगे कि अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है। तो अगला है मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो ये 12 है, ठीक है। 12 मूल कर्तव्य हैं। कौन कौन है उसको आप देख लेंगे, हम अभी उसकी चर्चा नहीं करेंगे। राष्ट्रीय गान के बारे में आपको बताए थे, राष्ट्रीय गीत का हमको सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए, भारतीय तिरंगा का सम्मान करना चाहिए, संविधान का सम्मान करना चाहिए। भारत में रह रहे हैं तो कोई उलूल जुलूल काम नहीं कीजिए, यानी देशद्रोह वाला काम नहीं करना चाहिए। ये तमाम चीजें इसी के अंतर्गत की गई है मूल कर्तव्य में। तो इसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है संपत्ति का अधिकार अब एक क्या है? ये कौन सा अधिकार अब बन गया? पहले संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार था, लेकिन वर्तमान में इसको क्या बनाया गया है, वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये सही हो जाएगा, कानूनी अधिकार बन गया है, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार बन गया है। संविधान निर्माण में निर्माता ने मौलिक अधिकार अधिकांशतः लिए हैं, यानी कि मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया है? संविधान के निर्माण करने वाले लोगों ने मौलिक अधिकार को अपने संविधान में कहाँ से इसको एडॉप्ट किया और इसको जोड़ने का काम किया? तो अमेरिका के संविधान से हमारे संविधान में मौलिक अधिकार को जोड़ा गया है, ठीक है। वहीं से इसको एडॉप्ट किया गया है, इसको याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हुए चलिएगा। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? अनुसूचियां 12 है, ठीक है। भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? तो ये है 22, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, ये सब याद करना होगा, इसको छोड़िएगा मत। भारतीय संविधान में ब्रिटिश व्यवस्था से क्या ग्रहण किया गया, यानी ब्रिटिश जो संविधान है उससे कौन सी चीजों को हमारे संविधान में लिया गया है, यही चीज आपसे पूछ रहा है, ठीक है।
भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली को ब्रिटिश के संविधान यानी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, इसको रट लीजिए, ठीक है। और संघात्मक कहाँ से? अमेरिका के संविधान से, ठीक है। तो एक एक चीज को आपको देखना है। राजतंत्र तो हमारे यहाँ है ही नहीं, तो उसको तो लेने की कोई बात ही नहीं है, उसको तो ऐसे ही आप कट कर देते, ठीक है। तो एक एक चीज को बारीक रूप से समझते हुए चलेंगे आप। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। भारत में है क्या है? लचीला न्याय व्यवस्था है, एकीकृत न्याय व्यवस्था है, दोहरी न्याय व्यवस्था है, या कठोर न्याय व्यवस्था है? कैसी व्यवस्था है हमारे यहाँ? तो इसका सही उत्तर आपको ध्यान में रखना है, एकीकृत न्याय व्यवस्था है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। भारतीय संविधान का प्रारूप बहुत कुछ लिया गया है, यानी कि भारतीय संविधान के प्रारूप में मतलब इसको जो बनाया गया है ना, उसमें बहुत सी चीज़ें कहाँ से ली गई है? तो वो 1935 के अधिनियम से लिया गया है, ये याद रखिएगा। 1935 का एक्ट था, जब भारत में ब्रिटेन का शासन था ना, यानी अंग्रेजों का शासन चल रहा था ना बाबू, तो उस समय अंग्रेजों ने यहाँ पे शासन को चलाने के लिए 1935 में एक अधिनियम को लाया। उसी अधिनियम को भारतीय संविधान में बाद में जोड़ दिया गया। क्यों जानते हैं? उसमें जो जो बातें थी संविधान मतलब शासन को चलाने को लेकर, तो उसमें कुछ चीज़ें अच्छी भी थी, ठीक है, उसको हमारे संविधान में ले लिया गया। जो चीज़ें अच्छी नहीं थी उसको छोड़ दिया गया, फेंक दिया गया उठा के, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि भारतीय संविधान का जो सोर्स है, यानी आंतरिक सोर्स आपसे बोलेगा, यानी इंटरनल सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो है 1935 का एक्ट, जो कि भारत शासन अधिनियम था, उससे लिया गया है, ठीक है। एक्सटर्नल सोर्स में जैसे ब्रिटेन से, अमेरिका से, आयरलैंड से, कनाडा से, ये तमाम देशों से जो जो चीज़ें ली गई है उसको हमने पढ़ाया हुआ है, उसको देख लीजिएगा, और बीच बीच में वो चीज़ें हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से करते चलेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। अगला प्रश्न क्या है? भारत का संविधान है, कैसा है संविधान आपका, ये बताइएगा आप। सही उत्तर इसका बताइएगा। देखिए ऑप्शन हम नहीं पढ़ रहे हैं। एकात्मक और की ओर झुका संघात्मक, यानी कि देखिए इसको ध्यान में रखिएगा, एकात्मक और संघात्मक का दोनों का मिला हुआ रूप है, ठीक है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? यानी कि जब संविधान बनकर लागू हुआ तो उस समय भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद थे, लेकिन वर्तमान में बोलेगा तो 465 के आसपास हो गया है अभी, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि भारत के संविधान में वर्तमान में 465 आर्टिकल हो चुके हैं, लेकिन उस समय जब भारत का संविधान बनके तैयार हुआ तो उस समय 395 आर्टिकल थे, ठीक है। इसको याद रखेंगे। संविधान सभा के निर्वाचन में कितने प्रतिशत लोगों का मताधिकार मिला था? यानी कि संविधान सभा का जो निर्वाचन हो रहा था, जब संविधान सभा का गठन 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत होना शुरू हुआ, तो उस समय मताधिकार का अधिकार कितने परसेंट लोगों को था? तो 14% लोगों को मताधिकार देने का अधिकार था, यानी कि वो मत देकर अपनी इच्छा अनुसार किसी भी व्यक्ति को संविधान सभा का एक सदस्य के रूप में मनोनीत या चुन सकते थे, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि 14% लोगों को ही यह अधिकार था। यानी कि देखिए अभी तक आपको जितना क्वेश्चन कराया है ना, ये 50%, यानी आज के क्लास का 50% क्वेश्चन अभी करा दिए, और 50% अभी तुरंत देखते हुए चलिए, और आपका 10 से 12 मिनट लेंगे, उसमें आपका पूरा कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका, सॉरी 1 मिनट, हाँ ठीक है, यही है 27 नंबर क्वेश्चन। इस संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यानी कि भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ उसके प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो आप जानते हैं कि पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर आपको चुन के बताना है, जल्दी बताइएगा। सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। इन्हीं को बाद में अस्थायी अध्यक्ष घोषित कर दिया गया, लेकिन पहली बार अध्यक्ष कौन चुने थे? तो यही सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्यों भाई? तो ये सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे, और ये जो है ना उम्रदराज होने की वजह से संविधान सभा का जब गठन हुआ, जब इसमें संविधान सभा के लोग चुन के आए ना, तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, इसमें जो सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हीं को पहला अध्यक्ष बनाया जाए, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद दूसरा जब इसका बैठक हुआ संविधान सभा का, उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वही अस्थायी अध्यक्ष हो जाते हैं हमारे संविधान के, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा बारीक रूप से याद रखिएगा। पहले जो अध्यक्ष थे कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा, और बोल दे कि पहला आपका अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। दोनों ही चीजों को याद रखिएगा। उसके बाद आ जाइए, भारतीय संविधान सभा की कुल कितनी अधिवेशन हुई थी, यानी इसकी बैठकें कितनी हुई थी, इनको आपको बताना है कि इसकी कितनी बैठक हुई थी, ठीक है, भारतीय संविधान सभा की। तो 12 बैठक हुई थी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 12 बैठकें हुई थी इसकी, किसकी? तो भारतीय संविधान सभा की, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हुए चलिएगा, क्या है? संविधान सभा के परामर्श सदस्य कौन थे? यानी इसको परामर्श देने वाले कौन थे? यानी कि इनको आप कह सकते हैं कि उन्होंने परामर्श देने का काम किया था। उनके द्वारा जो प्रारूप तैयार किया गया था संविधान का, उसी पे डिस्कस करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था बाद में। तो ये परामर्श देने वाले कोई और नहीं बल्कि कौन थे? BN रॉय थे,
ठीक है, BN राव थे, उसको याद रखिएगा। संविधान का बहिष्कार किया, किसने किया था संविधान का बहिष्कार? कांग्रेस ने, समाजवादी दल ने, या फिर मुस्लिम लीग ने? तो देखिए, भारत के संविधान का बहिष्कार बाद में कौन किया था? मुस्लिम लीग ने किया था। जब आप जानते हैं, जब संविधान सभा का गठन होने लगा, उसके लिए वोटिंग हुआ, तो कहीं कहीं पे मुस्लिम लीग को बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली। इससे उनको लगा कि अगर वो भारत में रहते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, तो उनको ये चीज लगने लगा कि वो भारत में रहेंगे तो उनको बाद में जो होगा कि उनको ज्यादा नेतृत्व नहीं प्रदान होगा यहाँ पे शासन को चलाने के लिए। इसीलिए उन्होंने फिर देखिएगा पाकिस्तान का डिमांड और तेज कर दिया। ऐसे पाकिस्तान का डिमांड बहुत पहले से हो रहा था, बट इन्होंने तेज करना प्रारंभ कर दिया। और इसी की वजह से क्या होता है कि भारत की स्वतंत्रता तो मिल जाती है, लेकिन भारत का विभाजन भी हो जाता है और भारत दो देशों में बंट जाता है, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान के नाम से, ठीक है, यानी भारत के नाम से। और वही पाकिस्तान में जो चले गए वो मुस्लिम लीग वाले गए और उन्होंने वहां के लिए अपना संविधान बनाना तैयार किया और भारतीय संविधान से उन्होंने अपना नाता तोड़ दिया। ठीक है, इतना चीज याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न आपके लिए है, संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे। यानी कि कहने का मतलब है संविधान सभा के लिए किसका निर्वाचन किया गया था अध्यक्ष के पद पे? तो ये होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कितना बार कराए हैं, कितना बार रटवा दिए हैं, इसको रट लीजिए अभी भी। ठीक है, अभी भी आपके पास मौका है कि इसको रट लीजिए। अगला है, संविधान में औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो है वो निहित होती है किसके पास? औपचारिक रूप से किसके पास संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है? यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर आपको बताना होगा। तो देखिए, एक बात आपको बताते हैं, जब राष्ट्रपति आपको पढ़ा रहे थे तो राष्ट्रपति के बारे में हम आपको बताए थे कि देखिए, हम राष्ट्रपति में आपको वो कहानी बताए थे, याद है क्या? मम्मी पापा वाला। जैसे आपके घर है, आपका घर, तो उस घर में क्या होता है कि हेड तो आपके पापा होते हैं, लेकिन मम्मी जो बोलती है वही चलता है, पापा को भी सुनना पड़ता है मम्मी का बात। ठीक वैसे ही भारत में हेड तो एकदम लिखित तौर पर संविधान के अनुसार से राष्ट्रपति हैं, बट बात किसका चलता है? तो भाई प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री जो बोल देगा वही बतवा मानना पड़ जाता है सबको। ठीक है, तो इसी तरह आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति जो है ये हमारे औपचारिक रूप से हेड है, बट अनौपचारिक रूप से देखिएगा तो प्रधानमंत्री हेड हो जाते हैं। ठीक है, भारत की सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो यह राष्ट्रपति होता है। यानी कि भारतीय संविधान के तहत ये बात भी चर्चा किया गया है कि भारत की सेना का जो हेड होगा, जैसे वायुसेना, थल सेना, जल सेना, सबका वो राष्ट्रपति होगा, जो कि राष्ट्रपति के टॉपिक में आपको कराए थे। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हुए चलिएगा आप। आपातकाल की घोषणा के बारे में काफी परिवर्तन किया गया है, कब किया गया है? यानी आपातकाल के बारे में कौन से परिवर्तन और कब किए गए हैं, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर आपको चुन के बताना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका होगा 44वें जो संविधान संशोधन हुआ था ना, उसी में आपातकालीन व्यवस्था को लेकर कुछ कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए, भारत में प्रथम राष्ट्रपति ने अपने पदभार कब ग्रहण किया था? यानी कि वो राष्ट्रपति के पद पर कब चयनित हुए थे? जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे कौन थे, ये बताइएगा आप कमेंट में। तो वो देखिए 26 जनवरी 1949 को। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हुए चलेंगे आप। अगला प्रश्न है आपके लिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक, अगले इसका सही उत्तर आपको ढूंढना है, तो लोकसभा के प्रति होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव होता है कैसे? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, सांसद के द्वारा या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, किससे होता है? यानी भारतीय राष्ट्रपति को के बारे में आपको जब पढ़ाए थे तो वहां पे हम बताए थे आपको कि इसका जो है ना अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। यानी कि यहाँ पे जो है ना जनता डायरेक्ट रूप से भाग नहीं लेती है, बल्कि हम आप जिस नेता को चुन के भेजते हैं ना, वही नेता जाके राष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक है, यानी कि सांसद, विधायक, ये लोग जाके राष्ट्रपति को चुनने का काम करते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो वो लोकसभा के प्रति होते हैं या मंत्रिपरिषद के प्रति होते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। राज्यसभा में 12 सदस्यों को कौन मनोनीत कर सकता था, या करने का ये एक प्रोविजन था कि भारत के राज्यसभा जो है, लोकसभा और राज्यसभा आप जान रहे होंगे, तो उसमें जो है ना आपको पहले से पढ़ना होगा। अभी परिवर्तन जो हुआ है उसको मत देखिएगा, कुछ कुछ परिवर्तन इसमें हुए हैं बट उसको मत देखिएगा, लेकिन पहले का आपको ध्यान में होना चाहिए कि उसमें 12 सदस्य को कौन मनोनीत कर सकता था, तो वो आपको पढ़ाए थे राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्माण में कौन प्रमुख भूमिका निभाता है? यानी कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो गठन होता है उसके बारे में
बोला गया है कि कौन उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो प्रधानमंत्री निभाता है। ठीक है, यही प्रधानमंत्री का जब गठन हो जाता है, यानी कि आप देखिएगा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है और वही प्रधानमंत्री बोलता है कि हम ये व्यक्ति को अपना एक मंत्री केंद्रीय जो मंत्री मंडल बनेगा उसके लिए मंत्री पद पे हम लोग इसको चुनना चाहते हैं, और उसी का नाम वो राष्ट्रपति के पास देता है और राष्ट्रपति भी उन मंत्रियों का जन शपथ दिलाने का काम करता है, जो कि आपको एकदम वाकई ध्यान में रखना है एकदम कायदे से। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, यानी कि कैसे होता है, यही चीज पूछ रहा है। तो इसमें देखिए संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदस्य, लोकसभा के सदस्य जो होंगे और राज्यसभा के जो सदस्य होंगे वो सभी मिलके अपने उपराष्ट्रपति को चुनने का काम करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न आपके लिए है उपराष्ट्रपति किसका पादेन अध्यक्ष होता है, यानी कि उपराष्ट्रपति हेड होता है, एक अध्यक्ष भी होता है, कहाँ का, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ना। तो इसका सही उत्तर होगा राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है, जो कि हमारे संविधान में इसके बारे में चर्चा है। तो ये 2 व्यक्ति को ये कर सकता है। आंग्ल भारतीय मतलब कि वो जिनकी मम्मी पापा में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। ठीक है, तो आंग्ल भारतीय एक सदस्य को यानी 2 सदस्य को राष्ट्रपति जो है ना राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। ठीक है, उसको भी ध्यान में रखिएगा। लोकसभा में, माफ कीजिएगा गलती से बोल दिए, लोकसभा में। ठीक है, और राज्यसभा में तो आपको बताए ही थे पिछले क्वेश्चन में। संसद का अर्थ होता है, क्या होता है संसद का अर्थ, इसके बारे में आप बताइएगा। तो संसद का अर्थ होता है लोकसभा और राज्यसभा तथा राष्ट्रपति, ये तीनों ही मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये सभी मिलकर संसद का निर्माण करते हैं, इसको याद रखिएगा। निम्न में से किस राज्य में लोकसभा के लिए सर्वाधिक सदस्य चुने जाते हैं, यानी किस राज्य से लोकसभा के सबसे ज्यादा सदस्य चुने जाते हैं। अभी देखिएगा, अभी चुनाव हुआ था कुछ दिन पहले, जिसमें आप देखिएगा जो वोटिंग हुआ था ना, उसमें सबसे ज्यादा सदस्य जो चुन के आते हैं ना, वो उत्तर प्रदेश से चुन के आते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से ही सबसे ज्यादा लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है आपको। ठीक, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो है जनसंख्या सबसे ज्यादा है। भारत में लोकसभा के लिए मतदान के लिए न्यूनतम आयु क्या है, यानी कि कोई भी व्यक्ति लोकसभा के सदस्य को चुनने के लिए मतदान कर सकता है, उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, तो वो 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, यानी कोई भी भारत का व्यक्ति है ना, वो 18 साल का हो गया है तो वो वोट कर सकता है, बस यही याद रखिएगा आप। ठीक है, उसके बाद देखिए संसद के दोनों सदनों के मध्य अधिकतम अंतराल कितने दिनों का होना चाहिए, ये पूछ रहा है। यानी कि दोनों ही सदन का जो अधिकतम सीमा होना चाहिए, अगर मान लीजिए कोई सदन है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों है, तो उसमें अगर बैठक कोई नहीं हुई है तो वो कितने दिन तक नहीं हो सकती, कम से कम देखिए अधिक से अधिक 6 महीना, उससे पहले ही बैठक करा दे तो ठीक है, नहीं तो 6 महीने से ज़्यादा दिन का समय नहीं होना चाहिए, अंतराल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, और अब देखिए ये अंतिम घड़ी आ गई है, जो कि अब यहाँ से आपका पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। 50 क्वेश्चन का जो भी आपका ऑब्जेक्टिव था वो हम खत्म कराने के कगार पे हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु क्या होती है, यानी राज्यसभा का कोई भी सदस्य चुना जाए उसके लिए न्यूनतम आयु उसकी कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 30 वर्ष। ठीक है, उसके बाद देखिए 50वां नंबर क्वेश्चन और अंतिम है ये, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, कौन करता है, तो वो स्पीकर करता है। ठीक है, नहीं माफ कीजिएगा, ये गलत है, ये राष्ट्रपति होना चाहिए, राष्ट्रपति होगा कि दोनों ही सदनों का संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्ष अध्यक्षता कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो इतना था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि हमने कोशिश किया है कि पूरा का पूरा करा देने का। इसमें एक आध अगर मिस्टेक हुआ होगा ना, तो वो मिस्टेक होने का एक ही रीजन होगा कि हम स्पीड में थोड़ा कर रहे हैं। ठीक है, और स्पीड की वजह से कुछ मिस्टेक हुआ होगा, तो उसको थोड़ा सा दरकिनार करिएगा। बाकी चीज़ें एकदम टू द पॉइंट, टू द कंसेप्ट की बातें हमने करी है, और एकदम एग्जैक्ट जो भी आपको बताना था वो हम बता दिए हैं। बाकी आप इसको बराबर देख लीजिएगा, एग्जाम जब भी हो आप इसको एक बार रिवीजन करके जरूर जाइएगा, आपके लिए बहुत बड़ा काम का चीज़ है ये। 50 क्वेश्चन देखिए कम समय में बहुत कम ही लोग कराते हैं, और उसको हमने करा दिया है। बाकी आपकी इच्छा, जितना भी शेयर करना हो तो कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तो तक के लिए धन्यवाद।